जी जनाब, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में हम 50 एक लिनक्स के इंटरव्यू क्वेश्चंस और उनके साथ उनके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। जाहिर है, डेवऑप्स इंटरव्यू में आपको पता है कि लिनक्स का बहुत ही ज़्यादा अहम रोल है। तो ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपसे लिनक्स के हवाले से बहुत ज़्यादा सवालात पूछे जा सकते हैं। एक डेवऑप्स इंटरव्यू जो है ना, वो अब काफ़ी सारे टूल्स को कवर करता है। तो मिसाल के तौर पर अगर आप डेवऑप्स के इंटरव्यू के लिए कहीं जा रहे हैं, तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपसे लिनक्स के बारे में, डॉकर, गिट, कुबरनेटिस और इसके साथ साथ एक आध एडब्ल्यूएस या जीसीबी जैसा क्लाउड प्लेटफॉर्म, उससे भी आपसे इंटरव्यू क्वेश्चंस और आंसर्स पूछे जा सकते हैं। या उससे पहले अगर कोई टेस्ट होगा तो भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उस टेस्ट में आपसे इन सारी चीज़ों के बारे में क्वेश्चंस और आंसर्स पूछे जा सकते हैं। अब मेरा मकसद हरगिज आपको डराना नहीं है, लेकिन कम से कम आपको तैयार तो कर सकता हूं ना। मैं तो आपको आने वाले चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं। तो एज अ फ्रेशर ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही बेसिक बेसिक, यानी जिस तरह हमने सारी लिनक्स की बेसिक्स कवर की हैं, तो मैंने सोचा कि उसी हवाले से एक थोड़ा सा सेशन हो जाए जिसमें हम लिनक्स के कुछ बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चंस और आंसर्स भी तैयार कर लें। तो टॉप 50 लिनक्स इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ कि लिनक्स कर्नल क्या होता है। व्हाट इज अ लिनक्स कर्नल। तो मैंने आपको अपने लेक्चर में बताया भी था और मिसाल दी थी कि जिस तरह हमारी बॉडी में ब्रेन होता है जो हर चीज को कंट्रोल करता है। अब मैं किसी, यानी जिस तरह मैंने आपको मिसाल भी दी थी कि किसी गर्म चीज को अगर अचानक हाथ लग जाए तो हम फौरन अपने हाथ को पीछे करते हैं। तो क्या है, ब्रेन जो है ना हमारा, वो कंट्रोल कर रहा होता है हमारी इमोशंस को, हमारी हर चीज को, देखने को, सुनने को। वही मिसाल लिनक्स कर्नल की है, जो कि पूरे लिनक्स सिस्टम के प्रोसेसेस को, हार्डवेयर को, सीपीयू मेमोरी रिसोर्सेज को किस तरह एलोकेट करना है, ये सारा काम जो है किसका है, लिनक्स कर्नल का है। तो लिनक्स इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज मेड अप ऑफ द कर्नल। तो कोर जो चीज है, जो अरक है, कोर चीज, वो लिनक्स का कर्नल ही है। और सबसे पहले जो लिनक्स का कर्नल आया था, तो वो ही लाइनस टॉरवल्ड्स ने इंट्रोड्यूस करवाया था। तो वो पहले डायरेक्ट लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं आया था, ये बात याद रखिए। सबसे पहले कर्नल ही मुतारिफ कराया गया था, इंट्रोड्यूस करवाया गया था। And the basic component of the operating system and the tools, applications and services bundled along with it। अब उनको मैनेज करना, मिसाल के तौर पर किसी प्रोसेस को ज्यादा रैम चाहिए, ज्यादा मेमोरी चाहिए, तो एलोकेट कौन करेगा, कर्नल करेगा। किसी प्रोसेस को थोड़ी प्रायोरिटी चाहिए तो ये कौन करेगा, ये डिसाइड कौन करेगा, यही कर्नल करेगा। सो द कर्नल इज यूज्ड इन, सॉरी, द कर्नल इज यूज्ड इन मैनी कंप्यूटर सिस्टम्स वर्ल्ड वाइड। तो हर सिस्टम में जो है ना, वो असल में जो चीज यहां से हमारी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होती हैं, तो वो बेसिकली कर्नल से ही होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वैप मेमोरी लिनक्स में क्या है। एक मेमोरी तो है कि जिस वक्त हम फ्री माइनस एम की कमांड रन करते हैं तो हमारे पास एक रैम आ जाती है, यानी 4 GB है, 6 GB है, सॉरी 8 GB है, 16 GB है। स्वैप मेमोरी क्या चीज है भाई। तो स्वैप मेमोरी इन लिनक्स इज एन एक्सटेंशन ऑफ फिजिकल रैम offering virtual memory that helps maintain system stability एंड परफॉर्मेंस। मैं आपको अगर इसकी आसान मिसाल समझाऊं, आगे आपके लिए कोई चैलेंज आ रहा है तो पीछे आपका दोस्त कहता है भाई आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं, यानी आपको वो सहारा देता है। यही बात स्वैप मेमोरी भी करती है। स्वैप मेमोरी वर्चुअल मेमोरी है और वो फिजिकल मेमोरी का एक सहारा है कि जिस वक्त हमारे सिस्टम पे फिजिकल मेमोरी खत्म हो जाती है, तो स्वैप मेमोरी जो कि एक वर्चुअल मेमोरी होती है, वो कहती है खैर है, आप परेशान ना हो, कुछ प्रोसेसेस को जो मेमोरी चाहिए होगी वो मैं हैंडल कर लूंगी। तो स्वैप मेमोरी एक वर्चुअल मेमोरी होती है और ये इट अलाउज प्रोसेसेस टू कंटिन्यू रनिंग व्हेन रैम इज फुली यूज्ड एंड प्रिवेंट्स मेमोरी एरर्स। अब बात आपको समझ आ गई है कि जिस वक्त हमारी जो एक्चुअल रैम है, फिजिकल मेमोरी है, वो जिस वक्त खत्म हो जाती है, तो उस वक्त हमारे लिए, हमारे इस मुश्किल वक्त में जो काम आती है, वो
स्वैप मेमोरी है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द कोर कंपोनेंट्स इन लिनक्स? लिनक्स के जो है कोर कंपोनेंट्स कौन से हैं जिनसे हम एक लिनक्स की मशीन को, लिनक्स के सर्वर को मैनेज कर सकते हैं या उसके साथ यानी हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो सबसे पहला है कर्नल और दूसरा है शेल। कर्नल तो हमने डिस्कस कर लिया कि जो कोर कंपोनेंट है और ये सारे ऑपरेशंस और हार्डवेयर सबको मैनेज करता है, और शेल जो है वो कमांड लाइन है जिससे पहले भी हम काम कर चुके हैं जिस पे, ठीक है। जो बैश है, आपका SH है, तो मुख्तलिफ किस्म के, जाहिर है अब शेल होगा तो मैं कोई कमांड रन कर पाऊंगा ना, ठीक है। तो शेल इज अ लिनक्स इंटरप्रेटर विच इज यूज टू एग्जीक्यूट कमांड्स। अब मेरे पास शेल की एक्सेस ही ना हो तो मैं किस तरह उस लिनक्स के सिस्टम पे काम करूंगा। तो शेल जो है वो एक बुनियादी कंपोनेंट है जिसके जरिए हम कमांड्स रन करते हैं, इंस्टॉल करते हैं चीजें, मूव, कॉपी वगैरह वगैरह। तो क्वेश्चन नंबर 3 आगे, व्हाट आर द कोर कंपोनेंट्स इन लिनक्स, मजीद ये जारी है। तो अगला जो है वो GUI है, ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जैसे आजकल के डेस्कटॉप सिस्टम्स आ गए हैं, विच इज अनदर वे फॉर यूजर टू इंटरेक्ट विद द सिस्टम। अगर आप शेल पे नहीं तो आप GUI यूज कर सकते हैं, बट अनलाइक CLI, GUI कंसिस्ट ऑफ इमेजेस, बटन्स, टेक्स्ट बॉक्सेस फॉर इंटरेक्शन। जैसे आपकी विंडोज है, विंडोज पे आप क्लिक करते हैं, इधर गया माउस वगैरह, ठीक है। इसी तरह हमारे पास डेस्कटॉप सिस्टम्स में जीनोम जैसे हो गया, तो वो एक यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। तो उस तरह भी हम किसी भी लिनक्स सर्वर को मैनेज कर सकते हैं। तो ये भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कोर कंपोनेंट है लिनक्स का। फिर इसके बाद सिस्टम यूटिलिटीज, दीज आर द सॉफ्टवेयर फंक्शंस दैट अलाउज द यूजर टू मैनेज द कंप्यूटर, जो हम APT से इंस्टॉल कर सकते हैं। मुख्तलिफ किस्म के यूटिलिटीज प्रोग्राम्स, जैसे एडिटर है एक यूटिलिटी है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो है मुख्तलिफ किस्म की कमांड्स भी हमारे लिए हेल्प करती हैं। और इसी तरह एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स और सेट ऑफ फंक्शंस डिजाइंड टू अकॉम्प्लिश अ स्पेसिफिक टास्क। तो ये भी समझो साथ जो है ना, ये ऐड हो जाते हैं एज कंपोनेंट्स ऑफ लिनक्स। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम से मुराद वो डीमंस भी हो सकते हैं या वो प्रोसेसेस हो सकते हैं जो पहले से हमारे सिस्टम पर इंस्टॉल्ड होते हैं और जिनकी मदद से हम जो है ना मुख्तलिफ और किस्म के जो है वो टास्क कंप्लीट कर सकते हैं। तो सिस्टम यूटिलिटीज से मुराद वो कमांड्स भी हो सकती हैं, जैसे कैट की कमांड है, विम है, नैनो है। तो ये पहले से इंस्टॉल्ड होती हैं और आप इनको यूज करते हुए अपने टास्क कंप्लीट कर सकते हैं। और एप्लीकेशन प्रोग्राम से मुराद जैसे हमारे पास मीडिया प्लेयर हो गया, थंडरबर्ड यानी ईमेल्स देखने के लिए, मोजिला फायरफॉक्स पहले से इंस्टॉल्ड होता है, और इसी तरह टर्मिनल्स पहले से इंस्टॉल होते हैं, शेल्स होते हैं। तो ये कुछ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स है, ये पहले से यानी हमारे सिस्टम पर चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम अपने सिस्टम्स को यूज कर सकते हैं। तो बहरहाल अगर आप इसमें ये भी दे दें कि कर्नल है, शेल है और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, तो ये भी काफी होगा कि ये 3 कोर कंपोनेंट्स हैं। Question number 4. What is a Linux shell? The Linux shell, also known as a command line shell or simply a shell, is a program that provides a command line interface for interacting with the Linux operating system. It acts as an intermediary between the user and the operating system, allowing users to execute commands, run programs, and perform various tasks थ्रू द टर्मिनल। तो ठीक है जी, ये लिनक्स शेल है जिसके जरिए हम अपने सिस्टम को एक्सेस करते हैं और हमारे पास एक कमांड लाइन काली सी स्क्रीन आती है जिस पर हम अपनी कमांड्स को रन करते हैं और इसकी मदद से हम मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, यूजर्स ऐड कर सकते हैं और वो यूजर्स मजीद आगे कमांड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और मुख्तलिफ किस्म के टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास जो ये टूल समझ ले टूल है उसको हम शेल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ शेल्स इन लिनक्स? तो ये कुछ टाइप्स हैं जो कि हम देख भी सकते हैं, etc शेल्स की जो फाइल है वहां पर इन सब की इंफॉर्मेशन होती है। और ये बैश है सबसे यानी कॉमन और मेरा भी फेवरेट है। बोर्न अगेन शेल इज द डिफॉल्ट फॉर मोस्ट ऑफ द लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन, बिन बैश। और फिर इसी तरह KSH है कॉर्न शेल, और फिर CSH C shell follows C like syntax and provides spelling correction and job control। और ZSH है, ये भी मैंने यूज किया हुआ है,
Z shell provides some unique features such as file name generation, startup files, login, logout, watching, closing comments, etc. और एक और भी है fish friendly interactive shell which provides some special features like web based configuration. तो ये कुछ टाइप्स हैं. उसमें SH भी है, एक SH भी है, बैश है, ZSH है, KSH है. तो ये मुख्तलिफ किस्म के लिनक्स की शेल्स हैं और ये मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इनमें से 2-3 जरूर ट्राई करें. क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज एन आई नोड इन लिनक्स? लिनक्स में आई नोड क्या होता है? An inode number is a uniquely existing number for all the files in Linux and all Unix type systems. When a file is created on a system, a file name and inode number is assigned to it. ठीक है, हर फाइल जितनी भी, अगर हम 1000 है, 2000 है, 3000 फाइल्स बनाते हैं, हर फाइल का एक खास यानी नंबर होता है और उस नंबर को आई नोड नंबर कहते हैं. और बाज दफ़ा जिस वक्त हम खास तौर पर डिस्क के इश्यूज ट्रबल शूट कर रहे होते हैं, डिस्क फुल हो जाती है हमारे पास, तो हम आई नोड्स से भी चेक करते हैं कि यार फाइल्स कहाँ हैं, किधर हैं. तो आई नोड्स की इंपॉर्टेंस का उस वक्त पता चलता है जिस वक्त हम डिस्क स्पेसिफिक इश्यूज जो है ना, हमारे सिस्टम पर डिस्क फुल हो जाती है और आप जोर लगा के करते हो कि डिस्क फ्री करने की कोशिश करते हो, लेकिन सिस्टम फिर भी 100% डिस्क यूजेज शो कर रहा होता है. तो उसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि सिस्टम पे आई नोड्स फुल हो गए हैं. वो फाइल्स जो कि गैर जरूरी हैं, जो टेम्प में पड़ी हुई हैं या किसी और डायरेक्टरी में जो हमें ज़रूरत नहीं है, तो हमें साथ वो एक्स्ट्रा फाइल्स भी डिलीट करनी पड़ेंगी ताकि हमारे पास जो एक्स्ट्रा आई नोड्स आए. तो हर फाइल एक आई नोड नंबर लेती है. हर फाइल का एक नंबर होता है जिसको आई नोड कहते हैं. और डिस्क स्पेस के इश्यूज जब आए तब हमें आई नोड्स से भी सर्च करना पड़ता है कि इस सिस्टम पे फ्री आई नोड्स हैं या नहीं. डिस्क स्पेस इश्यूज में ये आई नोड बहुत काम आता है. क्वेश्चन नंबर 7, विच लिनक्स फाइल टाइप्स डू यू नो? कौन कौन सी टाइप्स हो सकती हैं? तो सबसे पहली ये हम वैसे डिस्कस कर चुके हैं कि रेगुलर फाइल जो हाइफन या डैश, डायरेक्टरीज डी से, ब्लॉक फाइल बी से, करेक्टर डिवाइस फाइल सी से, और सिंबॉलिक लिंक फाइल एल से, और सॉकेट फाइल एस से. ठीक है जी. तो नॉर्मल जो .yaml है, या .conf है, या .txt है, उनके लिए डैश है, डायरेक्टरी के लिए डी है, और ब्लॉक फाइल है तो बी है, लिंक का बताया था, ये करेक्टर डिवाइस फाइल सी, और सॉकेट फाइल जैसे mysql.sock की फाइल है. तो ये कुछ टाइप्स हैं फाइल्स की. क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेलनेट एंड एसएसएच? तो टेलनेट और एसएसएच में क्या डिफरेंस है? टेलनेट ट्रांसफर्स द डाटा इन प्लेन टेक्स्ट. ठीक है जी, सबसे पहला डिफरेंस तो ये है. और एसएसएच ट्रांसफर द डाटा इन इनक्रिप्टेड फॉर्मेट. तो सबसे पहला बड़ा डिफरेंस तो यही है कि टेलनेट वो डाटा ट्रांसफर यानी प्लेन टेक्स्ट में करता है, एसएसएच डाटा ट्रांसफर इनक्रिप्टेड फॉर्म में करता है वाया अ सिक्योर चैनल. और टेलनेट यूजेस पोर्ट 23. टेलनेट, ये भी एक अलग क्वेश्चन हो सकता है कि टेलनेट की कौन सी पोर्ट है और एसएसएच की. तो टेलनेट की 23 है, एसएसएच की 22 है. और टेलनेट जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क्स लैंस के लिए है, और एसएसएच रन्स ऑन पोर्ट 22 बाय डिफॉल्ट. और हम मोस्टली एसएसएच को यूज करते हैं टू रिमोटली एक्सेस अवर सर्वर्स. हम अपनी वर्चुअल मशीन्स को और सर्वर्स को एसएसएच के थ्रू सिक्योरली एक्सेस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द awk कमांड एंड व्हाट डज इट डू? इंशाल्लाह इस पे मैं पूरा एक ट्यूटोरियल बनाऊंगा. ये बहुत ही यानी शेल स्क्रिप्टिंग के हवाले से बहुत ही ऑसम कमांड है. awk इज मोस्टली यूज फॉर पैटर्न स्कैनिंग एंड प्रोसेसिंग, और इट सर्चेस वन और मोर फाइल्स टू सी इफ दे कंटेन लाइंस दैट मैचेस. इसलिए मैंने कहा स्क्रिप्टिंग में ये बहुत ज्यादा यूज होती है. विद द स्पेसिफाइड पैटर्न एंड देन परफॉर्म द एसोसिएटेड एक्शंस. और सबसे ज्यादा ये यूज कहाँ होती है? ट्रांसफॉर्म डाटा फाइल्स और प्रोड्यूस फॉर्मेटेड रिपोर्ट्स. तो awk कमांड का ये ज्यादा यानी हमारे पास ये यूजेज है. क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज अ ज़ोंबी प्रोसेस एंड व्हाट कुड
बी द कॉज ऑफ इट। जोम्बी एक ढीठ प्रोसेस होता है जो मरता ही नहीं है, ठीक है। अ जोम्बी प्रोसेस इज अ टाइप ऑफ प्रोसेस दैट हैज कंप्लीटेड इट्स एग्जीक्यूशन बट स्टिल हैज एन एंट्री इन द प्रोसेस टेबल। वही बात हुई कि बज़ाहिर तो प्रोसेस किल हो जाता है, लेकिन असल में उसके जरसूमे जो है ना, जरासीमें वो बाकी रह जाते हैं, जरसूमे। तो zombie processes are typically created when a child process terminates but its parent process fails to collect its termination status। तो बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि एक प्रोसेस होता है, उसके मल्टीपल चाइल्ड प्रोसेसेस होते हैं। अब चाइल्ड प्रोसेसेस किल हो गए, लेकिन पेरेंट प्रोसेस को नहीं पता चला कि वो चाइल्ड प्रोसेसेस किल हो चुके हैं, और इसी वजह से चाइल्ड प्रोसेसेस तो किल हो गए, लेकिन पेरेंट प्रोसेस स्टिल जो है ना वो रन कर रहा होता है, और फिर वो जोम्बी की कंडीशन में चला जाता है, एक भूत की शक्ल में जो नजर ही नहीं आता। तो हमें वो ढूंढना पड़ता है और इसके बाद जो है ना वो किल करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डज एन एंड, ये जो साइन है एंड आफ्टर अ कमांड डू, एक कमांड के बाद अगर हम एंड लगाते हैं तो वो क्या करता है। तो यू विल गेट योर शेल प्रॉम्प्ट बैक व्हाइल द कमांड एग्जीक्यूट्स इन द बैकग्राउंड। अगर आप किसी शेल पे काम कर रहे हैं, कोई कमांड आपने रन कर ली, तो उसने फौरन आपका शेल ऑक्युपाई कर लिया, फिर आपको किसी और शेल में लॉग इन करना पड़ता है, ऐसा होता है। तो आप चाहते हैं कि नहीं भाई मेरा प्रोसेस पीछे चलता रहे, तो उसके लिए उस कमांड के आखिर में ये आप एंड लगा दें, तो वो आपकी वो कमांड या वो प्रोसेस बैकग्राउंड में चलता रहेगा और आपका शेल वो ऑक्युपाई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज क्रोन टैब। ठीक है जी, शेड्यूलिंग के लिए, विच इज शॉर्ट फॉर क्रोन टेबल। क्रोन टैब मतलब क्रोन टेबल, and it is a file containing the schedule of various cron entries that should be run at specified times। खास तौर पर बैकअप्स के लिए यूज होती है। आप रात को 2 बजे 3 बजे, जिस वक्त आपके सिस्टम पे पीक आवर्स नहीं होते, यानी कोई ट्रैफिक नहीं होती, उस वक्त हम अमूमन हमारे जो बैकअप्स हैं वो शेड्यूल होते हैं रोज़ाना रात को या वीकली, या आप कर सकते हैं हर संडे को चले, तो उसके लिए आपको क्रोन टैब में वो एंट्रीज और पूरा पाथ और किस दिन किस वक्त किस घंटे में चले, तो वो क्रोन टेबल में हम डालते हैं। वैसे इसका पर्पस, और उस वक्त ही फिर वो जॉब जो है ना वो चलती है, तो जिस वक्त हम उसका शेड्यूल स्पेसिफाई करते हैं, तो शेड्यूलिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ कैन वी एडिट द क्रोन टैब एंड व्हाट डज ईच एस्टेरिस्क मीन। ये इंपॉर्टेंट है जी। तो क्रोन टैब -e की कमांड से, -e फॉर एडिट, और जिस वक्त हम ये रन करते हैं तो हमारे पास जो क्रोन की सारी एंट्रीज है ना वो शो हो जाती हैं, और उसमें 5 किस्म के एस्ट्रिस्क होते हैं। तो हर एस्ट्रिस्क का मतलब है, मिसाल के तौर पर पहला एस्ट्रिस्क मिनट, फिर आवर, फिर डे ऑफ द मंथ, और फिर महीना, और फिर डे ऑफ द वीक। तो 5 एस्टेरिस्क हैं, और उसमें हर एस्टेरिस्क के पीछे एक यानी कोई वक़्त है। आया आप हर मिनट के बाद इसको शेड्यूल करना चाहते हैं, तो आप उस पे वो वाला एस्टेरिस्क, उसकी जगह कोई नंबर, मिनट कोई भी नंबर हो सकता है, 2 मिनट बाद, 3 मिनट बाद, और इसी तरह घंटा, डे ऑफ द मंथ, डे ऑफ द वीक। तो हर एस्टेरिस्क के पीछे ये लॉजिक है। और इसी तरह हम अब मिसाल के तौर पर मैं जो है डे ऑफ द वीक संडे सेलेक्ट करता हूं, तो मुझे उस एस्टेरिस्क को ही चेंज करना पड़ेगा, बाकी उसी तरह रहेंगे। ये इसका एक फुल ट्यूटोरियल होगा इंशाल्लाह, तभी आपको ज्यादा समझ आएगी। तो वैसे जो है ना, क्रोन टैब का मतलब जॉब्स को शेड्यूल करना होता है, और क्रोन टैब -e की कमांड से हम अपनी क्रोन टैब की एंट्रीज को एडिट कर सकते हैं और जॉब शेड्यूलिंग टाइम्स को चेंज भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज SSH पोर्ट फॉरवर्डिंग इन लिनक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट इज ऑल्सो नोन एज SSH टनलिंग, और ये इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग डाटा ओवर एन encrypted secure shell connection between a local and a distant server। तो जिस वक्त आप चाहते हैं कि आपका डाटा एक टनल के थ्रू, टनल मतलब यानी एक सिक्योर तरीका जिसका किसी और को पता ना चले, वैसे तो यही है सादा अल्फाज में, और इनक्रिप्टेड फॉर्म में आप अपने लोकल सिस्टम से अपने रिमोट सिस्टम को एक्सेस करें, तो उसके लिए आप SSH पोर्ट फॉरवर्डिंग यूज कर सकते हैं।
तो ये एक टनल क्रिएट कर देंगी और उस टनल के जरिए आपका जो डाटा ट्रांसमिट होगा, डाटा ट्रेवल करेगा, वो इंक्रिप्टेड और सिक्योर तरीके से जाएगा। तो ये SSH फॉरवर्ड है। हाउ टू नो विच प्रोसेस लिसन्स ऑन अ स्पेसिफिक पोर्ट। तो हम ये वाली कमांड यूज कर सकते हैं नेटस्टैट की, नेटस्टैट -lntp और पाइप सिंबल दोनों कमांड्स को मर्ज करती है, दो कमांड्स को ज्वाइन करना होता है। अब ये नेटस्टैट अलहदा कमांड है, ग्रेप अलहदा कमांड है, और यहाँ पर आप पोर्ट दे सकते हैं, जैसे 80 है, 3306 है। तो हम इसको रन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा प्रोसेस किस पोर्ट पर चल रहा है। तो मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं अगर 3306 यूज करता हूँ या 80, तो वो सारे प्रोसेस हमारे पास आ जाएंगे जो पोर्ट 80 को यूज कर रहे होंगे। हाँ जी, साथ ये भी लिखा हुआ है कि हम ls ऑफ की कमांड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट इज ग्रब, क्वेश्चन नंबर 16 है। और ग्रब जो है, जिसका ताल्लुक बूटिंग से है, हमारा सिस्टम जिस वक्त बूट होता है, तो इट्स अ प्रोग्राम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द बूट प्रोसेस। और बेसिकली इट टेक्स ओवर द बायोस, it takes over from the BIOS and system startup and loads the kernel into the main memory। ग्रब की फाइल आपकी करप्ट हो गई या आपने ग्रब वाली फाइल को जो ETC की डायरेक्टरी में होती है, तो आपका सिस्टम तबाह हो गया, क्रैश हो जाएगा। तो इसलिए ग्रब की फाइल को हम कभी भी एडिट वगैरह या उसको चेंज नहीं करते। हाँ, ग्रब का मतलब ये है कि जिस वक्त हमारा सिस्टम बूट होता है तो उस वक्त ये प्रोसेस कर्नल को हमारी मेन मेमोरी में लोड करता है, और फिर कर्नल देन लोड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो ऐसे हमारा जो सिस्टम बूट प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। सबसे पहले ग्रब बूट लोडर वो सिस्टम को बूट करता है और कर्नल को हमारी मेन मेमोरी में लोड करता है, और इसके बाद जिस वक्त कर्नल मेन मेमोरी में आ गया तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स को लोड करता है, और ऐसे हमारा सिस्टम चलता है, बूट होता है। तो मतलब क्या हुआ कि जहां भी ग्रब बूट लोडर की बात आ गई, तो इसका क्या मतलब है कि वो प्रोसेस जो कि हमारे सिस्टम के बूट होने में हेल्पफुल होता है वो ग्रब है या ग्रब बूट लोडर है। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ टू चेक द रिसोर्स यूटिलाइजेशन इन लिनक्स। के लिनक्स में हमारी कितनी रैम है, कितने CPUs हैं, डिस्क्स है, तो वो हम किस तरह चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ कमांड्स यहाँ पर मैंने ढूंढी हैं। तो फ्री की कमांड है जो कि फ्री और यूज्ड मेमोरी हमारे सिस्टम पर दिखाती है। टॉप की कमांड है, सारे प्रोसेसेस दिखाती है रियल टाइम में और कौन सा प्रोसेस कितनी जो है मेमोरी या CPU यूज कर रहा है। एच टॉप एक और जो है ना यूटिलिटी है जस्ट लाइक टॉप, और ये भी मॉनिटरिंग प्रोसेसेस को देखने के लिए और प्रोसेसेस की मैनेजमेंट के लिए। और VM स्टैट ये जो है वर्चुअल मेमोरी स्टैटिस्टिक्स हमें दिखाती है, डिस्प्ले वर्चुअल मेमोरी स्टैटिस्टिक्स। तो इस तरह हम अपने सिस्टम पर ये कुछ कमांड्स हैं जो कि साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर्स मोस्टली यूज करते हैं। मैं मॉनिटरिंग की टीम में रहा हूं तो हमारा इन ही कमांड से हर वक्त पाला पड़ता है। तो अगर आप मॉनिटरिंग की जॉब में जा रहे हैं, समझो साथ मॉनिटरिंग का काम जहां पर ज्यादा है, आपने सिस्टम्स इन प्रोडक्शन को मॉनिटर करना होता है, तो आप ये कमांड्स रोजाना यूज कर करके पक जाते हैं। तो ये कुछ कमांड्स हैं, जैसे फ्री -m है, टॉप है, और उसके बाद इस टॉप वाली कमांड में हम डिलेज भी ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल स्विचेस भी ऐड कर सकते हैं, और इसी तरह एच टॉप है, एन टॉप है और VM स्टैट है। तो हमारे पास हमारा सिस्टम ओवरलोडेड होता है, स्लो होता है, तो कंप्लेंट्स आती हैं। तो फिर हम चेक करते हैं कि भाई इस सिस्टम पे हो क्या रहा है, क्या मसला है, कौन से प्रोसेसेस है। तो बाज दफा कुछ क्रिटिकल प्रोसेस होते हैं जो हमें किल नहीं हम कर सकते, क्योंकि कुछ कस्टमर्स का बैकअप प्रोसेस चल रहा होता है। तो जिस वक्त बैकअप प्रोसेस चलता है, तो मिसाल के तौर पर मैं उसको प्रोसेस को किल कर दूं तो सिस्टम का लोड तो डाउन हो जाता है, लेकिन साथ ही कस्टमर की कंप्लेंट भी आ जाती है कि मेरे बैकअप्स जो ही मैं चलाता हूं तो कंप्लीट नहीं होते। तो फिर इस तरह कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं जो हमें फिर बर्दाश्त करना पड़ता है 20-30 मिनट के लिए कि यार इनको कंप्लीट होने दो। जब वो कंप्लीट होते हैं तो खुद ब खुद ही सिस्टम जो है ना वो नॉर्मल हो जाता है। लेकिन ये कुछ कमांड्स हैं जिनसे हमें पता चलता है कि हमारे सिस्टम पे इस वक्त कौन सा प्रोसेस है जो सबसे ज्यादा CPU यूटिलाइज कर रहा है, मेमोरी यूटिलाइज कर रहा है।
और फिर इसके साथ फिर हम ज़ोंबी प्रोसेसेस, जैसे पहले भी मैं बता चुका हूँ, वो भी किल करते हैं। और कुछ अनयूज्ड प्रोसेसेस है। और हाँ, कुछ ऐसे भी होते हैं जो कुछ आईपी एड्रेसेस होते हैं जो ब्रूट फोर्स अटैक कर रहे होते हैं, उसकी वजह से भी हमारे सिस्टम पर बहुत ज़्यादा सीपीयू और मेमोरी यूजेज बढ़ जाती है। हम उन आईपी एड्रेसेस को ब्लॉक करते हैं। तो ये कुछ 10-15 प्रोसीजर्स हैं जो हमें बार बार रिपीट करने पड़ते हैं ताकि हमारे सर्वर्स वो एक हेल्दी स्टेट में रहें। तो ये साइट रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग या सर्वर हेल्थ मॉनिटरिंग की जो जॉब्स होती हैं, उनमें खास तौर पर ये कमांड्स हम एक्सटेंसिवली यूज करते हैं। What are the process stats in Linux? एक प्रोसेस जो है लिनक्स में जब चलता है उसके कौन से स्टैट्स हो सकते हैं? तो उसके ये वाले स्टैट्स हैं 5। पहला है रेडी, के प्रोसेस क्रिएट हो गया और अब ये यानी रेडी टू रन है। और रनिंग, एक प्रोसेस ऑलरेडी रन कर रहा है। और स्टॉप्ड, कुछ प्रोसेसेस हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम ने टर्मिनेट कर दिए, वो स्टॉप्ड हो गए। और वेट, द प्रोसेस इज वेटिंग फॉर सम यूजर इनपुट। आपने कोई स्क्रिप्ट रन किया और वो आपसे कुछ इनपुट मांग रहा है और आप इधर उधर चाय शाय पीने चले गए, तो इसका क्या मतलब है? वो प्रोसेस अब ऑन होल्ड हो गया है। जब तक आप उसको इनपुट नहीं देंगे वो आगे मजीद बढ़ेगा नहीं। और ज़ॉम्बी, जैसे मैंने कहा है, डीट प्रोसेसेस है, टर्मिनेट होने के बाद भी घुसा रहता है सिस्टम में और प्रोसेस टेबल में इसका डाटा मौजूद होता है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट एंड हार्ड लिंक? ln-s की कमांड से हम लिंक्स जो बनाते हैं, एक फाइल एक डायरेक्टरी में, मैं कहता हूँ वो दूसरी डायरेक्टरी में भी शो हो। और इंजनएक्स में खासतौर पर हमारे पास ये लिंक्स जो है ना वो यूज होते हैं साइट्स एनेबल्ड के साथ। तो अ सॉफ्ट लिंक कैन बी लिंक टू ईदर अ फाइल और अ डायरेक्टरी। अगर ओरिजिनल फाइल रिमूव हो गई तो सॉफ्ट लिंक जो है ना वो ब्रेक डाउन हो जाता है। जिससे लिंक था, यानी ओरिजिनल फाइल से हम एक फाइल यानी लिंक बनाते हैं, ओरिजिनल फाइल रिमूव हो गई तो हमारा लिंक भी रिमूव हो जाएगा। A hard link is a file shortcut that links the actual contents of a file. Unlike a soft link which only contains the file path, it's the same size as the original file and shares the same inode number as the original file. तो जिस वक्त हम हार्ड लिंक यूज करते हैं तब भी हमारा एक लिंक बनता है, लेकिन उसमें यह समझ लें कि उस फाइल की एक और कॉपी बन जाती है। और अगर हम मेन फाइल में जो चेंजेस करते हैं वो उस फाइल में भी वो चेंजेस रिफ्लेक्ट होती हैं। लेकिन इसमें फर्क क्या है कि उस यहाँ पर के वो फाइल उसी साइज की बनती है और उस फाइल का वही आइनोड नंबर होता है। यानी इसका मतलब क्या है कि जिस वक्त हम हार्ड लिंक क्रिएट करते हैं तो एक नई फाइल बनती है, लेकिन वो फाइल क्या होती है, वो सेम कॉपी होती है जो हमारी ओरिजिनल फाइल होती है। और उस फाइल का वही आइनोड नंबर होता है जो कि हमारी एक्चुअल फाइल का है। तो इस तरह हार्ड लिंक बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट आर द की फाइल्स टू चेक द सर्वर बूट लॉग्स? तो यहाँ पर मैंने दो जो है ना जो मोस्टली यूज होती हैं, वार लॉग मैसेजेस है और डी मैसेजेस है, जिनको हम चेक कर सकते हैं कि सिस्टम क्यों अचानक बूट हो गया, रीस्टार्ट हो जाते हैं बाज दफा, तो हम इन फाइल्स को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, हाउ विल यू ऑटोमेट द रोटेशन ऑफ लॉग्स इन लिनक्स? तो उसके लिए जो कमांड है वो लॉग रोटेट की है। तो लॉग रोटेट क्या करती है? अब मिसाल के तौर पर मुझे पिछले हफ्ते के लॉग्स नहीं चाहिए तो मैं लॉग रोटेट कमांड को यूज कर सकता हूं और इसको क्रोन में डाल सकता हूं कि जो हफ्ता पुराने जो लॉग्स हैं वो बेशक अब हमें नहीं चाहिए, वो रिमूव हो जाए। तो लॉग रोटेट की कमांड उन सारी लॉग फाइल्स को खाली कर देती है और फिर हमारे पास नए लॉग्स बनने लग जाते हैं। तो उसके लिए जो इसको लॉग रोटेशन कहते हैं और ये प्रोसेस ऑटोमेटिक हो सकता है अगर हम लॉग रोटेट की कमांड को यूज करते हुए उसकी क्रोन जॉब बना दें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, एफएससी के क्या है? फाइल सिस्टम चेक। तो ये एफएससी के एक यूटिलिटी है और जिसका मतलब है फाइल सिस्टम कंसिस्टेंसी चेक। असल पूरी एब्रीविएशन ये है, फाइल सिस्टम कंसिस्टेंसी चेक, and it is a tool for checking the consistency of a file system in Linux. FSCK checks file systems for errors or outstanding issues. ये उस वक्त ये ऑटोमेटिक भी हो सकता है प्रोसेस। मिसाल के तौर पर मेरा सिस्टम अचानक चलते चलते रीबूट हो गया,
तो नेक्स्ट टाइम मैं कहूँ कि यार ये क्या मसला है, क्यों खुद ब खुद बूट हो जाता है, तो उसके लिए मैं FSCK रन कर सकता हूँ। FSCK जो है ना, वो फाइल सिस्टम वो सारी फाइल्स को एक लिहाज से स्कैन करता है, चेक करता है, और जिन फाइल्स में कोई मसले होते हैं वो हमारे पास टर्मिनल में आउटपुट में आ जाते हैं। उन फाइल्स को हम या तो हमें दुरुस्त करना पड़ता है या उनको ठीक करना, करप्टेड फाइल्स भी हो सकती हैं जिसकी वजह से हमारा सिस्टम रिबूट हो जाता है। तो फाइल सिस्टम स्कैन अगर 100% ट्रू है तो इसका मतलब है कि हमारी सिस्टम की जो की फाइल्स हैं उनमें कोई इश्यूज नहीं है। तो अक्सर हम ये रन करते हैं, FSCK ही की कमांड है। जिस वक्त हम यानी जिस वक्त हमारा सिस्टम बूट होता है, F12 की दबाओ, हम FSCK मोड में चले जाते हैं। फिर उसके बाद एक FSCK कमांड है जो हम कहीं से भी, गूगल से भी मिल सकती है, और उस कमांड को हम अपने फाइल सिस्टम जो की पाथ है हमारा, डायरेक्टरी यानी रूट, उस पे चलाते हैं, जो कि सारे सिस्टम को फिर चेक करता है, स्कैन करता है, ठीक है। और इसके बाद अगर कोई इश्यूज हो तो हमें प्रॉम्प्ट पे सामने नजर आ जाते हैं कि ये फाइल्स थी, इनकी वजह से इशू हुआ, तो हम पूरी एक रिपोर्ट तैयार करके जो है ना अपनी टीम के साथ शेयर करते हैं। तो FSCK बहुत ही अच्छी यूटिलिटी है जो कि प्रोडक्शन सिस्टम्स को स्कैन और उनको देखने के लिए कि यार क्यों अचानक सिस्टम बूट हो जाता है, उसमें FSCK हम यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 जरा जल्दी जल्दी करते हैं। हाउ कैन वी फोर्स FSCK टू डू अ फाइल सिस्टम चेक, कि जबरदस्ती किस तरह हम FSCK को फोर्स करते हैं। तो हम -F की ऑप्शन यूज कर सकते हैं, और यहां पर मैंने कमांड भी शेयर कर दी है, FSCK -F, जबरदस्ती, जैसे RM-F कि फोर्सफुली, तो हम इस तरह FSCK में भी -F यूज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 है जी, व्हाट इज लीलो। ठीक है जी, लिनक्स लिनक्स लोडर है, और इट इज अ टाइप ऑफ बूट लोडर, लिनक्स बूट लोडर which loads Linux operating system into the main memory to begin execution। बस इतना काफी है कि ये हमारे कर्नल को मेमोरी में लोड करने के लिए जो लोडर यूज होता है वो है लीलो। क्वेश्चन नंबर 25, विच कमांड इज यूज टू रिकॉर्ड सेशंस इन लिनक्स। तो किसी भी सेशन को अगर रिकॉर्ड करना हो तो हम स्क्रिप्ट की कमांड को यूज कर सकते हैं। आपको कमांड का आइडिया होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26, rsync एक सर्वर से दूसरे सर्वर फाइल ट्रांसफर करने के लिए कौन सी कमांड यूज होती है? rsync की 873 पोर्ट पर चलती है। तो आप जो है डेवऑप्स इंटरव्यू में कुछ पोर्ट्स के हवाले से भी क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, MySQL की या सिक्योर HTTP की, नॉन सिक्योर की, और इसी तरह RDP की। तो ये पोर्ट्स भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सी फास्टर है, rsync या SCP? तो इनमें से कौन सी कमांड फास्टर है, rsync है या SCP? SCP स्टैंड्स फॉर सिक्योर कॉपी, और इनका मकसद दोनों कमांड्स का जो है वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर फाइल्स को ट्रांसफर करना है। इंशाल्लाह इस पे ट्यूटोरियल बनाऊंगा मैं। rsync will obviously be faster than SCP if the target already contains some of the source files. rsync only copies the difference। अगर आप rsync को यूज करते हैं और पहले से अगर वहां डायरेक्टरी वही मौजूद है तो rsync जो नई फाइल्स हैं सिर्फ वही कॉपी करेगा, और SCP फिर दोबारा नए सिरे से सारी चीजें, सारा डाटा कॉपी करेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि rsync बहुत ही, मैंने rsync की यूज की है, बहुत ही जबरदस्त कमांड है। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे हम यानी जिस वक्त हमारा एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के साथ हमने टेस्टिंग वगैरह करनी होती थी तो सेम डाटा दोनों सिस्टम्स पे रखने के लिए हम rsync की कमांड को यूज करते थे। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेड एंड टेल कमांड। तो मेन डिफरेंस ये है कि हेड ऊपर वाले कंटेंट्स को प्रिंट करती है, टेल नीचे वाले कंटेंट्स को, किसी भी फाइल के कंटेंट्स को प्रिंट करती है। ठीक है, यानी हेड और टेल नाम से ही जाहिर है, तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। व्हाट इज द ETC होस्ट फाइल? ये इंपॉर्टेंट है। एक फाइल है ETC होस्ट नेम, एक फाइल है etcresolve.com, एक फाइल है ETC होस्ट। ये तीनों चारों फाइल्स का हमें आइडिया होना चाहिए। तो उसमें है ETC होस्ट, और ये एक सिंपल टेक्स्ट फाइल होती है जिसमें हमारे पास जो है IP एड्रेसेस हो सकते हैं, लोकल IP एड्रेसेस भी हो सकते हैं, abc.com और उसके अगेंस्ट IP एड्रेस,
और ये एक लोकल डीएनएस लुकअप टेबल है। मिसाल के तौर पर आपको आईपी एड्रेस किसी लोकल मशीन का नहीं याद रहता, तो आप जो लोकल आईपी है उसके लिए mylocalip.com ऐसे कोई डोमेन भी बना सकते हैं और उसकी एंट्री जो है ना ईटीसी होस्ट में डालेंगे तो वो आपके लोकली यानी रिजॉल्व होगा। आपने आईपी एड्रेस को किसी नेम के साथ मैप करना होता है विदाउट रिलाइंग ऑन एक्सटर्नल डीएनएस सर्वर्स। क्वेश्चन नंबर 30, हाउ डू यू टर्मिनेट एन ऑन गोइंग प्रोसेस? तो उसके लिए किल की कमांड है, ठीक है जी, किल -9 आगे प्रोसेस आईडी। Question number 31. While writing a bash script, how can you append one file to another in Linux? तो आप चाहते हैं कि इस फाइल की आउटपुट मेरी किसी दूसरी फाइल में कॉपी हो जाए। अपेंड से मुराद यानी यहां से उठाए इधर डाल दे, ये मतलब है। तो उसके लिए आप जो है उस स्क्रिप्ट में ये वाले यानी ग्रेटर साइन यूज कर सकते हैं। जिस वक्त हम स्क्रिप्ट में ये यूज करेंगे तो हमारी एक फाइल ए की आउटपुट दूसरी फाइल में चली जाएगी। What is the tree command in Linux? और ये बड़ी प्यारी कमांड है और ये ट्री की कमांड हम रन करें मिसाल के तौर पर अपने रूट के फाइल सिस्टम पर, तो ये सारी हायरार्की हमें प्रिंट करके एक दरख्त की शक्ल में बता देती है। इसलिए यानी कौन सी ब्रांच कौन सी डायरेक्टरी में आगे मजीद कौन सी डायरेक्टरीज हैं, तो जिस तरह ब्रांचेस नहीं होती इसी तरह ट्री की कमांड रन करके हम डायरेक्टरी स्ट्रक्चर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टीसीपी एंड यूडीपी? ये इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है कि टीसीपी और यूडीपी दोनों हम स्पेसिफाई करते हैं प्रोटोकॉल। तो एक है कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल और यूडीपी है कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल, जैसे स्टेटलेस स्टेटफुल, ठीक है जी। इसी तरह एक ये समझ लें कि टीसीपी कनेक्शन फुल और दूसरा कनेक्शन लेस, आसान अल्फाज में अपने आप को समझाने के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब यह है कि टीसीपी रिक्वायर्स कनेक्शन prior to the communication but UDP does not require any connection। तो वैसे दोनों प्रोटोकॉल्स का मकसद क्या है? वो डाटा ट्रांसफर है। आप एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे अगर डाटा ट्रांसफर करने जा रहे हैं, अगर आप टीसीपी यूज करेंगे तो जब तक आपस में दोनों डिवाइसेस कनेक्टेड नहीं होंगी डाटा ट्रांसफर नहीं होगा। यानी टीसीपी उस डिवाइस से उसे पैकेट चाहिए कि हाँ भाई 200 ओके, दोनों कनेक्टेड होंगी तो तब टीसीपी जो है वो डाटा ट्रांसफर इनिशिएट करेगी। और यूडीपी को कोई कनेक्शन नहीं चाहिए, अगर वो डिवाइस रिस्पॉन्ड कर रही है या नहीं कर रही तो यूडीपी अपना डाटा ट्रांसफर करना शुरू कर देगी। इसलिए इसको कनेक्शन लेस कहते हैं कि दूसरी डिवाइस से अगर रिस्पॉन्स नहीं भी आ रहा तब भी यूडीपी डाटा ट्रांसफर कर देगी। तो अब यहां पर एक और क्वेश्चन भी निकल सकता है, बातों से बात निकल सकती है कि टीसीपी ज्यादा फास्ट है या यूडीपी। तो अब यहां पर मैं यही कहूंगा कि यूडीपी ज्यादा फास्ट है, क्योंकि उसे अगली जो आपकी जो टारगेट डिवाइस है उससे कोई रिस्पांस, उससे वो कोई उम्मीद नहीं लगाए बैठा होता। तो रिस्पांस आए ना आए वो वेट नहीं करता, वो डाटा ट्रांसफर शुरू कर देता है। लेकिन टीसीपी चूंकि उस डिवाइस से रिस्पांस मांगता है तो इसलिए टीसीपी थोड़ा स्लो है, यूडीपी जरा फास्ट है। क्वेश्चन नंबर 34, हाउ डू यू कॉन्फ़िगर अ डीएनएस क्लाइंट ऑन अ लिनक्स सिस्टम? तो जैसे मैंने आपको बताया कि etc resolve.conf, etc host name, तो ये कुछ फाइल्स हैं जिनका ताल्लुक डीएनएस से है और हम इस फाइल के अंदर आईपी एड्रेसेस ऐड कर सकते हैं ऑफ द डीएनएस सर्वर एंड रीस्टार्ट द नेटवर्किंग सर्विस टू रिफ्लेक्ट द चेंजेस। तो आपके लोकल डीएनएस रिजॉल्वर हैं या आप गूगल के यूज करते हैं जैसे 4.4.4.4 या 8.8.8.8, वो कहां पर ऐड होते हैं? वो etc-resolve.conf में होते हैं। तो जिस वक्त हम वो डीएनएस ऐड करते हैं तो वो हमारे जो एड्रेसेस हैं वो रिजॉल्व होना स्टार्ट हो सकते हैं। आपका लोकल डीएनएस भी है तो भी etc-resolve.conf में ऐड होगा। क्वेश्चन नंबर 35, नेम अ फ्यू टूल्स टू मॉनिटर ट्रैफिक ऑन अ लिनक्स सिस्टम। प्रोडक्शन लिनक्स सिस्टम पे ट्रैफिक को हम कैसे, तो ये तकरीबन ये समझ लें दोबारा वही क्वेश्चन आ गया है जिसमें मैंने बताया था। टॉप एंड टॉप है, इफ टॉप है, टीसीपी डंप है, वायर शॉर्क है। तो अगर आप
साइट रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग, मॉनिटरिंग या नेटवर्क इंजीनियरिंग में यानी काम कर रहे हैं, तो आपका इन कमांड से और इन यूटिलिटीज से पाला पड़ सकता है। टीसीपी डंप एक डंप फाइल यानी डाउनलोड हो जाती है जिसमें सारे ट्रैफिक के पैकेट्स आ जाते हैं। और वायस शार्क एक यानी ग्राफिकल यूटिलिटी है जो कि विंडोज सिस्टम पे भी यूज हो सकती है। इसी तरह ट्रेस राउट भी है, ट्रेसर्ट भी है। तो ये सारी जो है ना, कहीं पे आपका सिस्टम रिस्पॉन्स नहीं कर रहा तो हम इनको यूज करके देख सकते हैं कि यार मेरी हिट जो है ना, मेरा क्लिक, मैं उस सर्वर को रीच आउट करना चाहता हूं लेकिन वहां से जवाब नहीं आ रहा, कहां पर मेरा कनेक्शन ब्रेक हो रहा है। तो आप ये वाली यूटिलिटीज मॉनिटर कर सकते हैं। वैसे इनका ज्यादा पर्पस जो है वो ट्रबल शूटिंग के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 36, विच फाइल कंटेन्स नेटवर्क इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन H0, जो हमारे नेटवर्क इंटरफेसेस है तो वो यहां पर होते हैं ETC नेटवर्क के अंदर इंटरफेसेस की फाइल में। क्वेश्चन नंबर 37, हाउ टू गेट द पब्लिक आईपी ऑफ एनी लिनक्स वीएम। तो वैसे ही कर्ल का सी यहाँ पर कैपिटल है, वैसे कर्ल जो यूटिलिटी है उसको हम यूज करके इफ config डॉट मी, मैं तो इस कमांड का दीवाना हो गया हूं और ये मेरी सबसे फेवरेट कमांड है। इसको रन करके किसी भी सिस्टम का मैं पब्लिक आईपी, बजाय मैं AWS कंसोल पे लॉगिन करूं वहां से देखूं या एज़्योर के अपने कंसोल पे, तो मैं अपनी वीएम से भी चेक कर सकता हूं कि मेरा पब्लिक आईपी कौन सा है। तो कर्ल इफ config डॉट मी जरूर ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट डू यू नो अबाउट आईपी टेबल्स कमांड। एक फायरवॉल रूल्स बनाने के लिए आईपी टेबल्स की यूटिलिटी यूज होती है और इसका मकसद जो है वो फायरवॉल रूल्स जैसे अलाउ करना, डिनाई करना, ये सारे आईपी टेबल से हम कर सकते हैं, पूरी कमांड्स होती हैं। व्हाट इज आईपी टेबल्स कमांड यूज्ड फॉर, आगे आ भी गया। आईपी टेबल कमांड इज यूज्ड टू अलाउ और ब्लॉक ट्रैफिक बेस्ड ऑन वेरियस क्राइटेरिया। आईपी एड्रेसेस से हम ट्रैफिक को ब्लॉक करना चाहें या प्रोटोकॉल से या पोर्ट्स से, तो हम आईपी टेबल रूल्स डिफाइन करते हैं जिनसे हमारी ट्रैफिक या तो अपने हमारे सिस्टम पर अलाउ होती है या ब्लॉक होती है। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट वुड बी द कमांड टू ब्लॉक एन आईपी एड्रेस यूजिंग आईपी टेबल्स। तो ये वैसे आपको समझाने के लिए एक मैंने सैंपल के तौर पर ये कमांड डाली है। तो ये कमांड है आईपी टेबल्स -a, कैपिटल A इनपुट और आगे -s, ये आपका आईपी एड्रेस है जिसको आपने ब्लॉक करना है, और ड्रॉप, ठीक है। और ड्रॉप की जगह अगर इसी को मैं अलाउ करूंगा तो यहां पर ड्रॉप की जगह कैपिटल अलाउ आ जाएगा, ठीक है। यहां पर आपका आईपी एड्रेस है तो ये कमांड यूज होगी। तो यहां इनपुट से मुराद किस आईपी को आप ब्लॉक करना चाह रहे हैं, तो जितने यानी आईपीज आप यहां पर डालेंगे और साथ अगर ड्रॉप करते जाएंगे तो वो आईपी उस सिस्टम को नहीं रीच कर पाएगा। तो जिस वक्त हमारे सिस्टम पर ब्रूट फोर्स अटैक होता है, किसी आईपी से, एक आईपी से थाउजेंड्स ऑफ मिलिशियस हिट्स आती हैं, तो हम उठा के उस आईपी टेबल को सीधा सीधा फायरवॉल में डाल देते हैं। तो जिस वक्त वो आईपी फायरवॉल में ऐड हो जाता है तो उसके बाद उसके कनेक्शन हमारे सिस्टम पर ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, सबसे बेस्ट लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन साइबर सिक्योरिटी के लिए। अब यहाँ कुछ सिक्योरिटी वाइज थोड़े से बेसिक क्वेश्चंस हैं, तो उसके लिए काली लिनक्स है जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, कौन सा मेथड ज्यादा सिक्योर है, पासवर्ड से या एसएसएच कीज से। तो एसएसएच कीज ऑब्वियसली बहुत ज्यादा सिक्योर हैं क्योंकि उनको ब्रूट फोर्स करना ये ज्यादा मुश्किल है, और पासवर्ड्स गैस किए जा सकते हैं लेकिन एसएसएच कीज वो गैस नहीं होती। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एसएसएच कीज ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा सिक्योर है। क्वेश्चन नंबर 43, हाउ डू यू नो इफ योर लिनक्स सर्वर इज सिक्योर। तो हम अपने एक लिनक्स सर्वर को, जो जनरल प्रैक्टिसेस हैं वो कौन सी हैं जिससे हमें पता हो कि यार हमारा सर्वर अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योर है बाहर के अटैक से। तो रोजाना हमने एक्टिव लॉगिन्स चेक करने होते हैं, कौन कौन लॉगिन कर रहा है, ठीक है, और किस आईपी से लॉगिन कर रहा है, ठीक है। ये डब्ल्यू की और लास्ट की ये सारी कमांड्स यूज होती हैं। और फिर पिछली कौन सी कमांड्स हिस्ट्री से हमें यानी पता चल सकती हैं कि यहाँ इस सिस्टम पर एग्जीक्यूट हुई थी, और सारे प्रोसेस को
मॉनिटर करना PS से, और इसी तरह नेटवर्क प्रोसेसेस nTop HTOP को यूज़ करते हुए, और कोई प्रोसेसेस आपको लग रहा है कि यार ये मेरे सिस्टम के लिए मौजू नहीं है या ये वैसे ही एरे गैरे है, तो उनको आप डायरेक्ट उठा के किल कर दें। तो ये प्रैक्टिसेस हैं, आपका सिस्टम सिक्योर रहेगा। तो मजीद आप चाहते हैं आपसे पूछा जाए कि यार एक सिस्टम को और ज्यादा सिक्योर मैं कैसे कर सकता हूं, तो उसके लिए हम ये कुछ स्टेप्स हैं जो जनरली ऑब्जर्व किए जाते हैं, मैंने वही डाले हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो सबसे पहले कि हमारा सिस्टम, उसके स्क्रिप्ट्स, पैचेस और प्लगइन्स वो सारे अप टू डेट हों, यानी पुराने ना हों, जो मेलिशियस भी हो सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। और क्रिएट अ प्रिविलेज्ड अकाउंट टू अवॉइड मिस्टेक्स, बजाय रूट की एक्सेस हम दें, हम कोई एक यूज़र बना दें और उस पर बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड किस्म की एक्सेस हो। और इसी तरह SSH कीज़ हम यूज़ करें टू एक्सेस आवर सिस्टम, और रिड्यूस अननेसेसरी सर्विसेज, जो टूल्स, सर्विसेज, यूटिलिटीज हमें नहीं चाहिए हम उनको ख़त्म करें। और फेल टू बैन भी एक अच्छी यूटिलिटी है, जस्ट लाइक IP टेबल्स और फायरवॉल्स, जिसको हम अपने सिस्टम पर इंस्टॉल कर सकते हैं, और इसमें हम मल्टीपल 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी इम्प्लीमेंट कर सकते। तो ये कुछ स्टेप्स हैं फॉर एडेड सिक्योरिटी ऑफ आवर लिनक्स सर्वर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45, नेम अ फ्यू लिनक्स सर्वर मॉनिटरिंग टूल्स, जैसे नेगियोस, डेटाडॉग, ज़ेबिक्स, मोनिट, प्रोमीथियस। मैंने ये कुछ पुराने मेंशन किए हुए हैं अपने हिसाब से। वैसे अब ज्यादातर डेवऑप्स में प्रोमीथियस और ग्रिफाना ज्यादा यूज होते हैं, न्यू रेलिक भी यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 46, एन इजी वन, नेम अ फ्यू लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस। तो ये है यूबुंटू, डेबियन, फेडोरा, सेंटोस, आर्क लिनक्स, मिंट लिनक्स, काली लिनक्स, रेड हैट लिनक्स। तो ये कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है, कुछ आसान आसान। अब आखिर में सवालात आ रहे हैं। हाँ, अपने हमारे जो यूजर्स ऐड होते हैं, ये वैसे मैंने आपको यूजर्स वाले लेक्चर में बता भी दिया था, तो उसमें ETC शेडो की फाइल में उनके जो इनक्रिप्टेड पासवर्ड्स हैं वहां स्टोर होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 48, थर्ड लास्ट, विच कमांड इज यूज टू चेंज द लिनक्स सिस्टम टाइम जोन। हमारा जिस वक्त हम डेट की कमांड रन करते हैं तो किसी न किसी टाइम जोन के साथ हमारा सिस्टम सिंक होता है, तो उसको टाइम जोन को हम कैसे चेंज कर सकते हैं? टाइम डेट कंट्रोल, टाइम डेट CTL की कमांड से हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट डज कर्ल कमांड डू। कर्ल की बहुत ही प्यारी यूटिलिटी है कि ये क्या करती है, और कर्ल स्टैंड्स फॉर क्लाइंट URL, और ये वेब और एप्लीकेशन सर्वर के साथ कम्युनिकेट करती है, जैसे कर्ल लोकल होस्ट :80। तो ये बता देगी कि हमारे लोकल होस्ट की पोर्ट 80 पर क्या चल रहा है। तो हम बहुत सारी चीज़ों को अपने सिस्टम पर देखना चाहें कि ये इस पोर्ट पे आया, वो चल रही है या नहीं, तो हम कर्ल की यूटिलिटी हम यूज़ कर सकते हैं। कर्ल ABC :पोर्ट, ठीक है, हमारा होस्ट नेम और उसके साथ कॉलन और उसके साथ पोर्ट, और कर्ल को हम यूज़ कर सकते हैं, और वो प्रिंट कर देती है कि हाँ भाई इंजन एक्सेस पे चल रहा है, अपाची चल रहा है, या नोड की जो भी एप्लीकेशन है वो चल रही है, तो हम कर्ल की यूटिलिटी को यूज कर सकते हैं। तो जी लास्ट क्वेश्चन आज के हमारे सेशन का, और क्वेश्चन नंबर 50, हाउ कैन वी चेक द आर्किटेक्चर एंड डिस्ट्रो ऑफ अ लिनक्स VM, कि हमारा सिस्टम 32 बिट है या 64 बिट है, और या प्रोसेसर टाइप कौन सी है। तो uname -a की कमांड है जिससे हम आर्किटेक्चर फाइंड कर सकते हैं अपने लिनक्स सिस्टम का, और etc इशू की जो कमांड है वो यूज होती है कि हमारे सिस्टम पे कौन सी रिलीज है, कौन सा यानी वर्जन कह लें आप, हमारे पास जो लिनक्स सिस्टम हमारा इंस्टॉल्ड हुआ है कौन सी रिलीज है, या यूबुंटू 22 है या 20 है या 24 है या Debian है। तो etc इशू की जो फाइल होती है उसमें ये इंफॉर्मेशन गिवन होती है। तो इस फाइल को हम कैट करके हम देख सकते हैं कि हमारे पास कौन सा OS चल रहा है और उसकी कौन सी रिलीज है, Debian 10 है या 11 है, वगैरह वगैरह। तो इसके साथ ही जी हमारे 50 क्वेश्चंस जो हैं वो पूरे हो चुके हैं, और मैं जो है इंशाल्लाह आपके साथ ये शेयर भी कर दूंगा ये ड्राइव का लिंक, ताकि आप अपने पास डाउनलोड करके भी बाद में अगर आप देखना चाहें किसी क्वेश्चन के बारे में,
तो आपके पास इंशाल्लाह ये लिंक होगा और ये मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। मिलता हूं आपके साथ अगली वीडियो में। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।